You can sit here without any noise. बैठ जाना। आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड श्री दत्तोपंत जी लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज का यह पहला व्याख्यान है, इसका की शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और हमारा जो आज का विषय है वह है भारतीय लोकतंत्र एवं न्यायपालिका की भूमिका। हमारा देश एक बहुत ही विशाल और विविधता से पड़ा हुआ देश है और हमारे देश का जो सबसे बड़ा सामूहिक जो कार्यकृत हुआ है वह रहा है देश की आज़ादी की लड़ाई। इस देश की आज़ादी की लड़ाई का परिणाम में हमको हमारा संविधान मिला और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने हमको हमारा संविधान दिया, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, लेकिन यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सुदृढ़ हो और कैसे निरंतर विकास करे, इसका दायित्व हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका को दिया है, जिसको कि हमारी न्यायपालिका ने बहुत बखूबी निभाया भी है। लोकतंत्र के जो प्रमुख दो स्तंभ हैं, विधि का शासन और मौलिक अधिकार, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, इसका क्रियान्वयन और इसका प्रवर्तन, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे संविधान ने न्यायपालिका को ही दी है। यही नहीं, हमारे लोकतंत्र के सामने जब भी कोई चुनौतियां आई हैं, लोकतंत्र के समक्ष जब भी चुनौती आई हैं, हमारी न्यायपालिका ने कभी भी नई अवधारणाओं का सृजन करने से परहेज नहीं किया है। यह विषय भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की भूमिका एक बहुत ही प्रासंगिक और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतः इस विषय को सबको जानना और सबको समझना आवश्यक है और हमारा सौभाग्य है कि उस पर उद्बोधन देने के लिए हमारे समक्ष हमारे लोकप्रिय माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जी हैं। वैसे तो आप सभी लोग माननीय न्यायमूर्ति से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी माननीय न्यायमूर्ति की इजाजत से मैं आप सब लोगों का संक्षिप्त परिचय माननीय से कराता हूं। माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार पुत्र कीर्ति शेष श्री प्रेमशंकर गुप्ता जी का जन्म जनपद इटावा में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा थियोसॉफिकल मॉन्टेसरी स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज इटावा से की। उसके पश्चात 1972 में आप इलाहाबाद आए और आपने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके पश्चात आपने बीए, एमए और वकालत की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की और 1985 में आपने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपना नामांकन कराया। आपने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय श्री भरत जी अग्रवाल, स्वर्गीय नहीं है, माफी चाहूंगा सर। इस भूल के लिए बहुत बड़े माफी चाहूंगा मैं आप सब लोगों से।
भरत जी अग्रवाल जी के सानिध्य में अपना वकालत प्रारंभ किया और कुछ ही वर्षों में अपना एक खुद का कार्यालय स्थापित किया। आप टैक्स और एक्साइज में आपकी महारत हासिल थी और आपने सभी न्यायालयों में इस क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त अधिवक्ता के रूप में कार्य किया और आप प्रसिद्ध रहे। भारत सरकार ने आपको आयकर विभाग में स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में 1992 में नियुक्त किया। आपके परिश्रम और सक्षमता को देखते हुए सन 2010 में आप सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल भी हुए। आपने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उत्तर प्रदेश आवास विकास के काउंसिल के रूप में भी कार्य किया। आप द्वारा अधिवक्ता के रूप में काफी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की। आपने फरवरी 2017 में माननीय उच्च न्यायालय में शपथ ग्रहण की और उसके उपरांत लगभग 12,000 से ज्यादा मुकदमों में निर्णय और आदेश पारित कर चुके हैं। आप हम अधिवक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। आपकी विशेष रुचि साहित्य, संगीत और शिक्षा के प्रसार प्रसार में भी रही है। अब बिना समय लिए हुए मैं माननीय को आमंत्रित करूंगा। इसके पूर्व मैं एक बार पुनः क्षमा चाहता हूं सभी आप लोगों से, जो मेरे से एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई। अब मैं माननीय अशोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि हम लोग का उद्बोधन करें। माननीय सर। नमस्कार द्विवेदी जी। और आज जिन महान भावों से मेरा संपर्क इस नवीन माध्यम से हो रहा है, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज सबसे पहले मैं अपने गौरवशाली देश के सभी मजदूर भाइयों को नमन करता हूं, क्योंकि आज 1 मई मजदूर दिवस है और मुझे याद पड़ता है कि विगत न जाने कितने वर्षों से जब 1 मई की तारीख को अखबार पढ़ता था या दूरदर्शन के माध्यम से समाचार सुनता था, तो सबसे प्रथम समाचार मजदूर दिवस के रूप में ही सुनाई देता था। परंतु बड़ी विडंबना है कि इस कोरोना जैसे महामारी ने हमारे मजदूर भाइयों का जो एक दिवस है उसे भी गर्त में ले लिया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां बिना मजदूर के हमें सुबह से शाम तक के लिए कोई भी कार्य करने का आभास भी नहीं हो सकता है, चाहे वो अन्न हो, जल हो या अन्य किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, बिना मजदूर के परिश्रम के हम तक नहीं पहुंच सकती है। हमारे देश में इस वक्त मजदूरों की दशा चिंतनीय और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों को वो पेश कर रहे हैं। न जाने कितनी कठिनाइयों के पश्चात भी वे अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। न जाने कितने भाई, मजदूर भाई और उनके परिवार इस व्यथा को झेल रहे हैं, जो बड़ा ही दुखदाई है। मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का
कि सैकड़ों सैकड़ों मील दूर तक हमारे मजदूर भाइयों के परिवार पैदल यात्रा करके अपने घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि सभी प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार की साथ मिलकर एक नया आयाम जोड़ा है और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। मैं सबके इसके लिए मैं हृदय से बहुत आभारी हूं। आज का विषय मुझे विगत 2 दिन पूर्व हमारे उच्च न्यायालय के विद्वान एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री कृष्ण पहल जी ने कहा मुझसे कि एक छोटा सा आयोजन इस नवीन जो तकनीकी है उसके माध्यम से वे करना चाहते हैं और विषय जो हमारे और उनकी सहमत से निश्चित हुआ वह है भारतीय लोकतंत्र में न्यायालय का महत्व। बहुत ही गंभीर विषय है और बिना न्यायालय के कोई भी लोकतंत्र सुचारू रूप से कदापि नहीं चल सकता है। शताब्दियों के लंबे संघर्ष के पश्चात हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता अर्जित की, परंतु उसका कैसा मूल हम भारतीयों को चुकाना पड़ा, अर्थात हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए और उसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र यज्ञ की पूर्णाहुति में लाखों देशवासियों की बलि चढ़ गई। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हमें विश्व में पुनः ऊंचा सिर करके चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ एवं उस अवसर पर यह संकल्प लिया कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, कर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, साथ ही उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा राष्ट्र का नव निर्माण किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के लगभग 70 वर्षों के पश्चात हमने न जाने कितनी अनगिनत उपलब्धियों को प्राप्त किया, जिन उपलब्धियों में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि मैं जहां तक अपना विचार करके समझता हूं कि वह उपलब्धि थी हमारे संविधान का निर्माण होना। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र एवं संभवतः सबसे समृद्ध संविधान के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों को उच्च स्तरीय जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं में से एक वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था भी है, जो भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को, चाहे वो किसी भी स्तर के नागरिक हों, किसी भी प्रकार के नागरिक हों, उन सभी को सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली जो कि उन्हें न्याय पाने का सौभाग्य प्रदान करती है की व्यवस्था की गई। यदि हम प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था को सही रूप से जानना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि हम तत्कालीन विधि कृतियों के मूल की ओर अपनी दृष्टि डालें। इस संबंध में न केवल रामायण या महाभारत, महाकाव्य हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, वरन मनु, याज्ञवल्क, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर आदि महान विधिवेत्ताओं द्वारा रचित संहिताएं एवं स्मृतियां भी इस पर समुचित प्रकाश डालती हैं। उनके अध्ययन से विदित होता है कि वर्तमान भारतीय न्याय शास्त्र विधि के नियमों पर आधारित था,
यहां तक कि सम्राट भी विधि के अधीन था। स्वेच्छाचारिता भारतीय राजनीति एवं न्याय शास्त्र में सर्वथा अपरिचित थी। सम्राट को शासन का अधिकार उसके द्वारा कर्तव्यों के पालन करने पर निर्भर था। कर्तव्य विमुख होने पर उसे सत्याच्युत होना पड़ता था। न्यायपालिका ने विद्वता, क्षमता, कुशलता, निष्ठा, निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के ऐसे श्रेष्ठ मानक स्थापित किए जो वर्तमान भारतीय न्यायपालिका का आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, और पालई पोसई सकल जग तुलसी सहित विवेक। ये तुलसीदास जी की एक छोटी सी उनके द्वारा रचित मानस की पंक्ति है, जिसमें यह कहा गया है कि मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपनी जनता के समकक्ष, जो जनता का खाने पीने का साधन है वही मुखिया का साधन हो, और जैसे जनता का लालन पालन हो वैसा ही मुखिया का भी लालन पालन होना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि वर्तमान न्याय व्यवस्था में जिस देश में हम हैं, जो इस स्वतंत्र देश में लगभग 70 वर्षों से चल रही है, वह क्या देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप सिद्ध हुई है? क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है? इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान विधि और व्यवस्था की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य भुलाया नहीं जा सकता है कि भारतीय न्यायालय हर स्तर पर वादों से पड़े हैं और वादकारी वर्षों और कभी कभी दशकों तक अंतोष पाने से वंचित रहते हैं। सहस्त्रों निर्बल, निर्धन, असहाय एवं पीड़ित नागरिक समाज में अन्याय के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि न्यायालयों का द्वार खटखटाना अत्यंत कठिन हो गया है। देश में हुई औद्योगिक प्रगति, हरित क्रांति, शिक्षा प्रसार, जनता की अपार वृद्धि, मैं विशेष रूप से पुनः कहना चाहूंगा, जनता की अपार वृद्धि के कारण उत्पन्न विवादों से वर्तमान न्याय व्यवस्था कदम से कदम मिलाकर चलने में लड़खड़ा रही है। इन सारी परिवर्तित परिस्थितियों में यह अनुभव किया जाने लगा है कि वर्तमान व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इस देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित की जाए जो सुगम होने के साथ साथ मितव्ययी हो, जिसके द्वारा जनसाधारण अपनी न्यायिक समस्याओं का सहज सुलभ समाधान पा सके। यद्यपि इस आशय से ग्रामों में न्याय पंचायतों की स्थापना की गई, परंतु दुर्भाग्यवश वे इन समस्याओं को सुलझाने में सफल सिद्ध नहीं हो सके। हमें इस ओर गंभीरता से विचार करना होगा और कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एवं प्रणाली अपनानी होगी जिससे ग्राम और कस्बों के स्तर पर अधिकाधिक विवादों का निस्तारण किया जा सके। हो सकता है कि हमें वर्तमान न्याय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण ही करना पड़े। हमें अपनी विचारधारा से इस मोह को त्यागना होगा कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली के अलावा और कोई ऐसी न्याय पद्धति नहीं हो सकती जिससे समुचित न्याय प्रदान किया जा सकता हो। हमें अपनी न्याय व्यवस्था को आज की परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था में परिवर्तन नितांत अपेक्षित है और ऐसा होना अति आवश्यक भी है। यद्यपि
वर्तमान में सभी स्तर के न्यायालय अपने कर्तव्यों का निर्वाह निर्बाध रूप से कर रहे हैं, परंतु फिर भी यह कष्टप्रद है कि सामाजिक संरचना जो कि हमारे संविधान द्वारा अपेक्षित है को कदापि हम अब तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। अर्थात जब तक हम समाज के वर्तमान रूप को कुछ और अच्छे एवं उच्च स्तर की ओर ले जाने में सफल हो सकेंगे, तब तक न्यायालयों के ऊपर भार एवं बोझ दिनों दिन बढ़ता रहेगा और इस परिस्थिति में न्यायालय अपने दायित्व को निभाने में यदा कदा कठिनाई का अनुभव जैसा कि करते भी हैं और उन्हें करना भी पड़ेगा। यह हर्ष का विषय है कि विगत कुछ वर्षों से कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा पूर्व स्तर की गंभीरता पर विचार करने के उपरांत कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे न्याय प्रणाली के संचालन में कुछ गति आई है, जिसके लिए जो सक्षम व्यवस्थापक हैं वे बधाई के पात्र हैं एवं उनसे यह अपेक्षा है कि वे आवश्यकतानुसार न्यायिक संस्थाओं को समुचित आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हमारे देश में समृद्ध लोकतंत्र के संचालन को निर्बाध रूप से गति प्राप्त होती रहे। चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। यही अपेक्षा है उन व्यवस्थापकों से। न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु हमें सांप्रदायिक एवं जाति समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही भ्रष्टाचार, निर्वाचन प्रणाली की विषमताएं, सामाजिक अन्याय, अनुशासनहीनता, जनता की निरक्षरता, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न उपलब्ध होना एवं युवा शक्ति को सही दिशा देने हेतु हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन सभी पहलुओं पे जनसंख्या की वृद्धि, दिनों दिन बढ़ती जा रही जनसंख्या हमारे देश में इतनी व्यवस्थाएं होने के पश्चात भी कहीं ना कहीं रोड़े अटकाती है। इस पर गंभीरता से विचार करने का समय है और ये समय बहुत ज्यादा गवाया नहीं जाना चाहिए। इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमारे व्यवस्थापक जन इस इन आवश्यकताओं पर कुछ हद तक भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो न सिर्फ वे हमारे लोकतंत्र के लिए एक रामबाण का कार्य करेंगे, वरन वह स्वयं ही न्यायिक प्रक्रिया को समुचित और सुचारू चलाने हेतु बल प्रदान करेंगे, जो हमारे देश के और देशवासियों के हित में होगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता नानी पालकीवाला ने 80 के दशक में देश की उस समय की परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, कोड, कैसा चित्र उभरता है, एक महान देश जो नैतिक पतन के गर्त में धंसता जा रहा है। लगता है कि निकट भविष्य तो शाप देने वाले दुर्वासाओं का है, आशीर्वाद देने वाले मुनियों का नहीं। हमारी अंतरात्मा का घोर पतन हो चुका है। नहीं लगता है कि जैसे यह रोग पिंड तो क्या छोड़ेगा, यह तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अनेक राजनेताओं और थैलीशाहों की जो चाल ढाल है वह इस सत्य उक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धन लोलुपता मस्तिष्क को खोखला कर देती है, कल्पना शक्ति को कुंठित कर देती है और हृदय को चीर डालती है। अनकोट। हमारे राष्ट्रभाषा विहीन गूंगे देश को वर्तमान में देश के सर्वोच्च पदासीन माननीयों द्वारा जो स्फूर्ति प्रदान की जा रही है वह वंदनीय है। न्याय निज भाषा में हो, अर्थात देश की भाषा एक हो, प्रदेशों की भाषा में न्याय दिया जा सके और जो न्याय प्राप्त करने के लोग हैं, जिन्हें न्याय की आवश्यकता है, जो न्यायालय में आते हैं, उन्हें यदि अपनी भाषाओं में न्याय प्राप्त हो तभी वह उस न्याय के पत्र को पढ़ने में और पढ़ने के पश्चात उसके अर्थ को समझने में सक्षम होंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि जो निर्णय हुआ है
वह उनके पक्ष में क्यों हुआ है अथवा विपक्ष में क्यों हुआ है। अंत में समय की बाध्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी को यथायोग्य कहते हुए, यह कहते हुए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजगता की जरूरत है सभी लोगों को। आज के जो माहौल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि उन्होंने जिस तरह से इस कोरोना रूपी जो महामारी थी उसको जिस तरह से हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को सही रूप में देखते हुए जो प्रयास किया है वह अतुलनीय है। संपूर्ण विश्व हमारे देश पर गर्व कर रहा है और जो निर्णय लिए जा रहे हैं वह हमारे आप सबके हित के लिए ही हैं और ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र ही हमें इस बीमारी जो महामारी है उससे निजात मिलेगी। एक और बात अपने मन की कहना चाहूंगा कि हम कुछ पश्चिमी सभ्यता की ओर बहुत ज्यादा चले जा रहे थे और अपनी सभ्यता को यद्यपि भूल तो नहीं पा रहे थे परंतु भूलने की चेष्टा जरूर करी जा रही थी। तो यह एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें उन्हीं चीजों को, उन्हीं मानदंडों को, उन्हीं वस्तुओं को अपनाना है जिन वस्तुओं से हमारे पूर्वजों ने जीवन काटा है और हमें पुनः स्वदेशी को स्थापित करना है और स्वदेशी को स्थापित करने के लिए बिना किसी हिचक के हम सबको आगे प्रयासरत होना है। मेरे पिताजी की 4 लाइन आप तक पहुंचाना चाहूंगा, उन्हें बहुत प्रिय थी। मेरे पिता कीर्तशेष न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त, जिनकी प्रेरणा से मैं आप तक पहुंचा हूं, उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं को जीने की कोशिश करता हूं। उनकी 4 लाइन है आप तक पहुंचाता हूं कि व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की, व्यर्थ करना है खुशामद रास्तों की और पांव अपने काम ही आते सफर में, और वो ना ईश्वर के उठाए ही उठेगा, गिर गया जो स्वयं अपनी ही नजर में। अंत में खुद को बदलिए वक्त की तब्दीलियों के साथ, खुद को बदलिए वक्त की तब्दीलियों के साथ और पहचानिए कि वक्त के तेवर बदल गए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अभी हम सबने माननीय न्यायमूर्ति जी का सारगर्भित संबोधन सुना और विषय भारतीय लोकतंत्र में न्यायालय की महत्ता के विभिन्न पहलुओं पर माननीय ने प्रकाश डाला, जिसमें कि जीने का अधिकार तथा न्यायालयों को किस प्रकार से और ज्यादा सबल बनाया जाए, सुदृढ़ किया जाए, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और समृद्ध हो सके। इस पर माननीय ने काफी प्रकाश डाला, इसका कि हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं और माननीय से आग्रह करते हैं कि समय समय पर हम लोगों को इसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ हम सब विदा लेते हैं और माननीय से एक बार फिर से पुनः मैं क्षमा मांगता हूं जो मुझसे गलती हुई नहीं, और पूरा आप सबका धन्यवाद करते हुए हम सबसे आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।